अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम को देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास 4 तरह के ऑर्गन्स आते हैं। फर्स्ट इज किडनी, यूरेटर, देन ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। हमें पता है आउटर मोस्ट जो किडनी होती है वो इंक्लोज होती है कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल में, और इसके दो कट सेक्शंस होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, इनरिस, मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन होता है एंड दैट इज डार्क ब्राउन इन कलर, और जो इनर होता है वो मेड्यूला होता है, दैट इज़ लाइट ब्राउन। अब एक और चीज़ जो हिस्टोलॉजिकली हमें स्लाइड्स में देखने को मिलती है, जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रेन्युलर सीन होता है या ग्रेन्युलर हमें दिखता है, और जो मेड्यूला होता है वो हमें स्टीरिएटेड दिखता है। क्यों स्टीरिएटेड दिखता है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं वो हमारे पास ग्लोमेरुलर्स के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास लूप ऑफ हेनले आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आती हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और हमारे पास पैराट्यूबुलर कैपिलरीज आती हैं यहाँ पे, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, जबकि यहाँ पे हमारे पास वाजा रेक्टा आता है। अच्छा, इसके अलावा हमने जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अगर ये किडनी है तो हमारे पास यहाँ पे एक मेड्यूला है, ये हमारे पास पैरामिड शेप के होते हैं। तो कॉर्टिकल जो कंटेंट हमारे पास मेड्यूलर रीजन में आ रहा होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे रीनल कॉलम्स, और जो रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन भी कहा जाता है। और जो मेड्यूलरी कंटेंट हमारे पास ऊपर जा रहा होता है कॉर्टेक्स में, उसको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस, मेड्यूलरी रेस। और जो कॉर्टिकल कंटेंट आ रहा होता है मेड्यूला में, उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन भी कह सकते हो आप, लेकिन आप सिंपल रीनल कॉलम्स याद करोगे तो भी ओके है। ये जो हमारे पास बेसिकली पैरामिड्स है ना, वो हर किडनी में हमारे पास 8 to 18 पैरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी टिप जो है वो हमारे पास, जिनकी टिप को हम क्या कहते हैं, पपाइला, ये टूवर्ड्स द पेल्विस खुलती है, और इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स होती है। बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली ये एक पैरामिड, एक लोब ऑफ किडनी जो है उसको कहा जाता है, लेकिन फिर आफ्टर बर्थ लोब्यूलेशन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा में हम कनेक्टिव टिश्यू के बाद पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा में जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पैरेन्काइमा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा में हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स आती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, और जबकि स्ट्रोमा में हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इन दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पैरेन्काइमा पर। तो पैरेन्काइमा हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास नेफ्रॉन, दूसरा होता है हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको हम दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली इनका सोर्स जो होता है, सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, वो डिफरेंट होता है। ये जो हमारे पास नेफ्रॉन होता है वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से जो है वो ड्राइव हो रहा होता है, जबकि हमारे पास कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल होता है वो यूरेटिक बर्ड से ड्राइव हो रहा होता है। तो फिर नेफ्रॉन पे आ जाते हैं। नेफ्रॉन में हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो आता है वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है पीसीटी, देन आता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, एंड फोर्थ इज डीसीटी, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो पहले आते हैं वुमेन्स कैप्सूल पे। वुमेन्स कैप्सूल पे तो वुमेन्स कैप्सूल खुद डिवाइड होता है दो चीज़ों में। हमारे पास एक होता है ग्लोमेरुलस, और जो है दूसरा होता है वुमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिलके हमारे पास रीनल कॉर्पस्कल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम के ज़रिए से देख लेते हैं। हमें पता है यहाँ से हमारे पास ये होती है हमारे पास ईफ्रंट वेसल्स, ईफ्रंट आर्टरीज, और ये होती है हमारे पास एफ्रंट आर्टरीज, और ये हमारे पास वेस्क्यूलर पोल कहलाता है। ये हमारे पास वेस्क्यूलर पोल कहलाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वुमेन्स कैप्सूल, और वुमेन्स कैप्सूल जो होता है वो हमारे पास किसमें, हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है प्रॉक्सिमल कनेक्टिव ट्यूब्यूल में। तो ये इसका हमारे पास कौन सा पोल हो गया, ये हो गया हमारे पास इसका यूरिट्री पोल।
ये हमारे पास हो गया वेस्कुलर पोल, ये हमारा हो गया यूरेटर पोल। अब हमारे पास यहाँ होती है फिल्ट्रेशन। तो हमारे पास ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो हमारे पास 3 लेयर से बनी हुई होती है। तो ये हमारे पास होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो हमारे पास जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली लेयर को। यहाँ पे हमारे पास ये जो लेयर है वो हमारे पास होती है फर्स्ट लेयर। ये होती है हमारे पास फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। इनके बीच में फेनेस्ट्रा का मतलब है कुछ स्पेस होती है जहाँ से फिल्ट्रेशन हमारे पास इजीली हो सकती है। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। फिर सेकेंड इज यहाँ पे हमारे पास बीच में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये है हमारे पास सेकेंड लेयर होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारे पास किस किस चीज़ों से बनी हुई होती है? टाइप 4 कोलेजन से मिलके बनी होती है। प्लस इसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और हमें पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो लेयर होती है ये हमेशा जो है नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और इसके अलावा जैसे H2 और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा जो स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक H2O, इंसुलिन, इनको फिल्टर करवाती है। ये होगी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमारे पास होती है थर्ड लेयर। ये हमारे पास है वुमेन्स कैप्सूल, जिसकी ये होती है हमारे पास प्राइटल विजरल लेयर, सॉरी, ये होती है हमारे पास विजरल लेयर और ये होती है हमारे पास पैराइटल लेयर। ये हमारे पास वुमेन्स कैप्सूल की पैराइटल लेयर होती है और ये हमारे पास इसी की हमारे पास विजरल लेयर होती है। और ये जो विजरल लेयर होती है यही हमारी थर्ड लेयर होती है, जिसको हम बेसिकली विजरल लेयर भी कहते हैं और जिसको हम पोडोसाइटिक लेयर भी कहते हैं। पोडोसाइटिक लेयर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोडोसाइटिक लेयर होती है इसके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी फूड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास स्लिट बनाते हैं, इंटरडिजिटेशन करते हैं और फिर जो है ना वो फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरह हमारी फिंगर की हम डिजिटेशन करवा रहे होते हैं इस तरह से। तो ये भी हमारे पास जो इस तरह डिजिटेशन कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी ये कवर होते हैं बाय स्लिट डायाफ्राम और जो है ये इनको फिल्ट्रेशन करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं पोडोसाइटिक लेयर। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, हमारी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अच्छा ये जो होती है स्पेस, दिस इज वुमेन स्पेस या इसको हम कैप्सूलर या यूरिनरी स्पेस भी कहते हैं, जो इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये हमारे हो गए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एफरंट इफरंट वेसल्स। अब यहीं पे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स कहते हैं। इन एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स का क्या काम होता है? ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसी की तरह दिख रहे होते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इनका काम ये होता है कि ये एफरंट एंड इफरंट आर्ट्रियोल को इनको इंटरमिंगल होने में प्रिवेंट कर रहे होते हैं, इनकी इंटरमिंगलिंग नहीं करवाते। इसके अलावा ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का पार्ट होते हैं, जिसको हम आगे इसका फंक्शन देख लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर, पीसीटी पर। अब पीसीटी में क्या होते हैं? ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल कंटिन्यू हो रहा है नीचे पीसीटी में। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो सेल होते हैं, यहाँ हमारे जो होते हैं, एक मिनट, ये जो है हमारे पास पैराइटल लेयर एंड विजुलर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, इनकी जो पैराइटल लेयर होती है इनकी एपिथेलियम क्या होती है? यहाँ होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियम अक्सर पूछी जाती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ आते हैं पीसीटी पे। पीसीटी पे हमारे पास कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? पीसीटी पे हमारे पास प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल
एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ये जो पार्ट होता है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट होता है और मोर जो है वो कोइलिंग होती है यहाँ पे एज कम्पेयर टू डीसीटी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कोइलिंग कम होती है, यहाँ पे ये पार्ट जो होता है मोर कोइल्ड होता है, लेकिन इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है। अब यहाँ जो हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, वहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास ब्रश बॉर्डर होता है और उनके पास जो है माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास डीसीटी में प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ पे जो है ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ये ल्यूमन को एक फुजी सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, और जबकि डीसीटी में हमारे पास कोई ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास बेसल स्टीरिएशंस प्रेजेंट होती हैं जिसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी तरह डीसीटी में भी बेसल स्टीरिएशंस प्रेजेंट होती है और उसमें भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पे हम पीसीटी को देख रहे हैं तो डीसीटी को भी साथ में देख लेते हैं। तो डीसीटी में हमारे पास क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट होते हैं और जो है ये हमारे पास जो होते हैं वो लेस न्यूमरस इन नंबर होते हैं, लेस न्यूमरस होते हैं, लेकिन इनके जो सेल्स हैं वो हमारे पास जब हम इसको स्लाइड में देखते हैं तो हमें पीसीटी के सेल से बिगर देख रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हम इसकी एपिथेलियम में जो है वो जो एपिथेलियम होती है दैट इज़ लुक लाइक कॉलमनर सेल्स बट एक्चुअली वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही होती है। तो किसी किसी बुक में लिखा हुआ है दैट इज cells are bigger than PCT, so the epithelium looks like columnar epithelium, but actual में ये क्यूबॉइडल ही होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है मोर कॉइलिंग थी, यहाँ लेस कॉइलिंग है, लेस कॉइलिंग है। इनका जो ल्यूमेन था वो नैरो था, इनका जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है। प्लस यहाँ ब्रश बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे नो ब्रश बॉर्डर्स। ठीक है, और कोई डिफरेंस है नहीं। अब हम आते हैं लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले पे आते हैं। हमें पता है ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल से हमारे पास पीसीटी जाता है, तो ये हमारे पास थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर हमारे पास ये टर्न होता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ जाता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर ये चला जाता है डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब हमें पता है किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि थिक डिसेंडिंग सेगमेंट बी होता है और फिर थिन डिसेंडिंग सेगमेंट उसके बाद आता है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे सिर्फ थिन डिसेंडिंग सेगमेंट की बात की हुई होती है। तो बेसिकली जो थिक पार्ट्स होते हैं दोनों के, उनके अपर जो पोर्शंस होते हैं उनके साथ उनकी एपिथेलियम मैच कर रही होती है। अगर हमारे पास जो थिक पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब का, तो वो डिसेंडिंग लिम्ब का सॉरी, तो उसकी एपिथेलियम हमारे पास क्या होती है, सेम एज पीसीटी। पीसीटी की एपिथेलियम होती है सिंपल क्यूबॉइडल, तो इसकी भी होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो हमारे पास थिन होती है, थिन की हमारे पास ये हमारे पास थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, जिसकी हमारे पास एपिथेलियम होती है सिंपल स्क्वेमस। तो यहाँ पे भी थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है जिसकी एपिथेलियम भी सिंपल स्क्वेमस होती है, स्क्वेमस होती है। और ये जो थिक होता है इसकी इज सेम एज डीसीटी, सिंपल क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास टर्न हो रहा होता है इसको हम कहते हैं हेयर बैंड पिन। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है बट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हेयर बैंड पिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया ये जो थिक डिसेंडिंग सेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, और ये जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है इसको डिस्टल स्ट्रेट सेगमेंट भी कह सकते हैं। फिर आप हमारे पास आते हैं, अच्छा ये जो थिक डिसेंडिंग जो हमारे पास थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली बैक्टीरिया के साथ बाइंड करते हैं और स्टोन्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, जिनका नाम कुछ है टेम हॉर्स, आई गेस टेम हॉर्सफोल्ड प्रोटीन के नाम से है। ठीक है, यहाँ हो गया ये चीज़। अब हम आते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर। अब हम आते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर।
ठीक है, ये जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास है कॉर्टेक्स और यहाँ होता है हमारे पास मेड्यूला। तो हमारे पास जो है वो मेड्यूलरी जो कंटेंट हमारे पास कॉर्टेक्स में आता है, जिसको हमने क्या कहा था, मेड्यूलरी रेस कहा था। अब इस मेड्यूलरी रेस में हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा पीछे कि हमारे पास जो है ये जो रीनल कॉर्पस्कल है, या फिर हम इसको कह लें कि हमारे पास जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज नेफ्रॉन एंड अदर वन इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो जो नेफ्रॉन पार्ट था वो हमने देख लिया। अब आते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंट सोर्स से ड्राइव हो रहा होता है। तो ये जो मेड्यूलरी रेस है इसमें जो है वो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का कौन सा पार्ट हमारे पास आता है? तो हमारे पास इसमें आते हैं मेड्यूलरी रेस में कलेक्टिंग डक्ट प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और फिर जो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ज्वाइन होकर हमारे पास एक बड़ी सी डक्ट बनाती है, जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ बेलेनी। डक्ट ऑफ बेलेनी, ये जो डक्ट ऑफ बेलेनी है फिर आगे जाके ये पपाइलरी डक्ट में जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये मेडुलरी पपाइला के ज़रिए फिर माइनर कैलिसिस में आती है। तो इसको हम कहते हैं पपाइलरी डक्ट। ठीक है, अब हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास छोटी छोटी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाती हैं, और जो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलके हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट बनाती हैं, और ये बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके हमारे पास डक्ट ऑफ बेलेनी बनाती हैं, और फिर ये डक्ट ऑफ बेलेनी जाके नीचे पपाइलरी डक्ट के जरिए फिर माइनर मेजर कैलिसिस और फिर इस तरह यूरिन पास होता है। ये जो पपाइलरी डक्ट होती है यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, लेकिन पपाइलरी डक्ट में जब आता है यूरिन तो यहाँ यूरिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है, यूरिन इज़ नॉट एब्जॉर्ब एनीमोर, ये टॉक्सिक बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने ये देख लिया। अब थोड़ी सी इसकी एपिथेलियम को देख लेते हैं। एपिथेलियम में हमारे पास क्या होता है कि ये कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की एपिथेलियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो छोटी छोटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी एपिथेलियम होती है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल, और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है इसकी एपिथेलियम हमारे पास होती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ ये जो है वो दो तरह के सेल्स में जो है इसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स और एक होते हैं हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स। अब ये जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं ये सोडियम की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और जबकि इंटरकैलेटेड सेल्स हैं वो एसिड बेस बैलेंस को चेक कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट का। यहाँ पे भी कोई ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होती, कोई बेसल स्टीरिएशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं। फिर हम आते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स पर, जिसको हम जेजी एपरेटस भी कहते हैं। जेजी एपरेटस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तीन तरह के सेल्स आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैक्यूला डेंसा सेल्स, सेकंड आते हैं हमारे पास जेजी सेल्स जिसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स भी कहते हैं, और थर्ड आ जाते हैं हमारे पास मेसेंजियल सेल्स, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स होते हैं। इस एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स का दूसरा नाम है लेसिस सेल्स। ठीक है, अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होते हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डीसीटी में, डिस्टल कनेक्टेड ट्यूब्यूल में, और ये जेजी सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास मॉडिफाइड मसल सेल्स ऑफ एफरंट आर्ट्रियोल होते हैं। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एफरंट आर्ट्रियोल्स में। और जबकि ये जो एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स है ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बिटवीन है एफरंट एंड इफरंट आर्ट्रियोल्स। कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एफरंट, इस तरीके से जाता है। यहाँ पे हमारे पास बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एफरंट आर्ट्रियोल्स के पास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एफरंट आर्ट्रियोल्स के पास जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास होती है ये जो ऊपर आ रही होती है लूप ऑफ हेनले से, ये हमारे पास जाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, और इस डीसीटी के सेल्स में हमारे पास कौन से सेल्स? मैक्यूला डेंसा सेल्स। तो इस पूरे एरिया को हमारे पास क्या कहा जाता है? इस पूरे एरिया को हमारे पास जेजी एपरेटस कहा जाता है या जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। ये वाले सेल्स हमारे पास एफरंट आर्ट्रियोल के पास हैं, तो ये हो गए जेजी सेल्स, ये हो गए हमारे पास लेसिस सेल्स, और ये हो गए हमारे पास मैक्यूला डेंसा सेल्स।
अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। ये जो जेजी सेल्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सेंस कर लेते हैं बीपी को। ये हमारे पास बीपी को सेंस करता है। अगर बीपी कम या लो हो या ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, रेनिन को रिलीज़ करते हैं। ये मैक्यूलर डेंसर सेल्स होते हैं ये हमारे पास सेंस कर लेते हैं ऑस्मोलैरिटी को। ऑस्मोलैरिटी को सेंस कर लेते हैं। और जैसे ऑस्मोलैरिटी में भी सोडियम की कंसनट्रेशन को ज़्यादातर, तो ये हमारे पास जब सोडियम की कंसनट्रेशन आगे पीछे हो रही होती है तो ये हमारे पास किसको एक्टिवेट करवाते हैं, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं। और जेजी सेल्स अल्टीमेटली रेनिन को रिलीज़ करते हैं और फिर इस तरह इसकी जो है वो ऑस्मोलैरिटी दोबारा बैलेंस होती है। इसको आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेसिल सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, लेसिल सेल्स सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करते हैं। प्लस ये हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो डेब्रिस जमा हो जाता है उसको क्लीन करते हैं डेब्रिस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके क्योंकि इनके पास एक क्वालिटी होती है, इनके पास एक्टिन मायोसिन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए इस डेब्रिस को रिमूव करने में हेल्प करता है। प्लस इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, रेनिन रिलीज़ होता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और किस तरह से हमारे पास ऑस्मोलैरिटी प्लस बीपी बैलेंस होता है, इसको आप फिजियोलॉजी में देख लीजिएगा तो आपको ये बात यहाँ पे समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा ये जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करते हैं, हमें किडनी में हमारे पास मोस्टली एरिथ्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एरिथ्रोसाइट्स जो है वो हमारे पास वाजा रेक्टा में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास लास्ट इज कि हमने यहाँ पे पूरा इसका हमने रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट पढ़ लिया। अब हमने स्ट्रोमा का पार्ट पढ़ना है। स्ट्रोमा में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि रीनल इंटरस्टिशियम होता है। रीनल इंटरस्टिशियम बहुत छोटा सा है, रीनल इंटरस्टिशियम। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास कोलेजन टाइप 4 के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो रीनल इंटरस्टिशियम है ये हमारे पास कॉर्टेक्स में जो होता है वो कम होता है, और जो हमारे पास मेड्यूला होता है उसमें ये हमारे पास ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको ब्लड सप्लाई और ये सब आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। फंक्शंस भी आपको पता होंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, रेनिन को रिलीज़ मतलब कंट्रोल करता है, बीपी को, ऑस्मोलैरिटी को, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करता है। एरिथ्रोपोइटिन अल्टीमेटली आरबीसीज की फॉर्मेशन करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।